हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग को, और ये जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमारे शेड्यूल में जो भी नेक्स्ट यूनिट होगा उस पे हम लोग जाएंगे। अब अकाउंटिंग सिलेबस जो है वो काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक पीवाईक्यू एनालिसिस भी प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे किन चैप्टर से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप तुमने वो पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो, सो दैट तुम्हें ये आइडिया मिल जाए कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कुछ थोड़े बहुत जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फीचर्स कह लो अकाउंटिंग के। साथ ही साथ हम लोग और भी यूनिट्स लाइक तुम यहाँ पे जितने भी डबल एंट्री सिस्टम के हिस्ट्री है, रूल्स कह लो अकाउंटिंग का क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को भी कवर अप करते चलेंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन 2024 में उससे हमें क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा भी मिल जाए। बाकी के चैप्टर्स जैसे कि और भी हमारे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप पे, और जैसे जैसे चैप्टर्स जो जो सिलेबस में मेंशन की गई हैं उसको तो हम लोग कवर अप करेंगे ही। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, इस यूनिट को हमारे। आज हमारा डे फर्स्ट है अकाउंटिंग का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अकाउंटिंग जब करने बैठ रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे थियोरिटिकल एस्पेक्ट प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को ही कवर अप करना होगा। वैसे प्रैक्टिकल चीजें कम पूछे जा रही हैं तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में, लेकिन हमें वो कवर अप करना है। बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, लाइक पार्टनरशिप से पीएसआर कैलकुलेशन, रेशियोज के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होते चलना। जैसे जैसे चैप्टर्स में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। आज फर्स्ट क्लास है जो कि कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड होगा। बेसिक हिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखें अगर अकाउंटिंग की, तो बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग जो है किसी भी बिजनेस का लैंग्वेज होता है। किसी भी बिजनेस को अगर ऑपरेट करना है तो उसको अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन उसको करना पड़ता है, उसको स्ट्रांग रखना पड़ता है। अब अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग को डिफाइन किया है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन होता है उसमें तीन चीजें जरूर निकल कर आती हैं, तीन से चार चीजें, लाइक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ये रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग हम किसकी करते हैं? ट्रांजैक्शंस की। जो ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे बिजनेस में हुआ करते हैं, चाहे किसी सामान को बेचना हो या किसी सामान को खरीदना हो, या फिर जितने भी अदर एक्टिविटीज होते हैं ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में होते हैं, मॉनेटरी के फॉर्म में होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसी बिजनेस का क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहा जाता है। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय द बिजनेस एंटिटीज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। मतलब कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे देखोगे हर जगह मॉनेटरी और फाइनेंशियल वर्ड इस्तेमाल किया है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कभी भी हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। वैसे ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी नेचर के हो, फाइनेंशियल टर्म्स में डिफाइन किए गए हो, उसी को हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। तो अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। अब कैसे भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी गुड्स बेचा, गुड्स की वैल्यू थी 50,000, तो यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगा। अब जैसे ही हमने एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर लिया तो हमें समराइज करना होगा कि वो किस टाइप के कैटेगरी में आता है। एनालाइज करेंगे और फिर हम उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। एक मिनट वेट करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग में जो डेली बेसिस के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन होते हैं, उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, एनालिसिस होता है उसके उसके बाद हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइक बैलेंस शीट वगैरह में उसे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। अब एक एक करके जितने भी फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के उसको हम लोग कवर अप करेंगे, फिर बाकी के जो टॉपिक्स है उसे देखते हुए चलेंगे। फीचर्स ऑफ एन अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहा गया कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? कला है। इसको एज अ आर्ट डिफाइन इसलिए किया गया क्योंकि हमें ये मदद करता है इन अटेनिंग आवर एम ऑफ एज सर्टेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स
that is operating profit and financial position through analyzing and interpretation of financial data. अब उसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा और जजमेंट कैपेसिटी हमें चाहिए होगी। तो अकाउंटिंग को एज अ आर्ट माना गया है क्योंकि हम इसके थ्रू अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज कर पाते हैं, एडसर्टेन कर पाते हैं। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं अपने, फिर अगर हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होगा, देखना होगा कि हम कंपटीशन के मामले में किस पोजीशन पे हैं, तो उसके लिए हमें अपने बैलेंस शीट को उठा के देखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, और साथ ही साथ हमें ये एक इसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है किसी भी इंटरप्रिटेशन को देने के लिए। अगर हम फाइनेंशियल डेटास को उठा के एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी हम एक जजमेंट दे सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, 3 चीजें इसके अंदर आती हैं बेसिक सी। कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग मींस सिस्टमैटिकली राइटिंग डाउन द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन अकाउंट बुक्स सून आफ्टर देयर अकरेंस। जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, अभी तो वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, लेकिन टिपिकल अगर तुम यहाँ पे पढ़ो, पहले बुक्स में ही रिकॉर्ड किए जाते थे। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज जो कि सेम टाइप के होंगे एट अ वन प्लेस। अब कुछ ट्रांजेक्शंस अलग नेचर के होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होंगे, तो जितने भी सेम ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लेजर बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होगी क्लास 11th में, और वैसे ग्रेजुएशन में भी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है रिपोर्ट्स बनाना, स्टेटमेंट्स तैयार करना, जो हम डेटाज लेजर से उठाएंगे उसको प्रेजेंट करना बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो समराइजिंग एक लास्ट स्टेज हो जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर 3 चीजें होंगी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इसमें ये हमें बोला गया है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स मनी के नेचर के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड यहाँ पे कर रहे होते हैं। मतलब वैसे ट्रांजेक्शन जो कि मनी के नेचर में नहीं है, मॉनेटरी नेचर नहीं है, उसको इग्नोर हमें करते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब जिसको कि आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये बेसिक सी कहानी है अकाउंटिंग के फीचर की और अकाउंटिंग की। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है बुक कीपिंग। क्या है बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डेटा। अभी हमने अकाउंटिंग की बात की, तो अकाउंटिंग के अंदर 3 चीजें हमारे लिए हमें देखने को मिलती है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, लेकिन यहां पे हम जब बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा देखने को मिलता है। हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, shows it financial effect on business. In fact, accounting is based on a systematic and efficient bookkeeping system. The main purpose behind the bookkeeping is to show correct position regarding each head of income and expenditure as well as assets and liabilities. तो इतनी सी बात तो समझ ही गए हो कि बुक कीपिंग में हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी फाइनेंशियल डेटा होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें एक करेक्ट पोजीशन, हर एक हेड का, अलग अलग हेड्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो हर एक हेड का हमें एक करेक्ट पोजीशन पता चल पाए और उसके बेसिस पे हम अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी इवैल्यूएट करते हुए चल पाए। नेक्स्ट इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। एक ही क्वेश्चंस देखने को मिला था, वो भी मैच लिस्ट में था, तो ये भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। सिलेबस में तो हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनटीए जब एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो उसने बस एन इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब एन इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसे भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये वो जनरल रूल्स हैं, ये वो नॉर्म्स हैं जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। मतलब हर एक एस्पेक्ट अकाउंटिंग का इन्हीं कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहला इसमें आता है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, नाम से तुम समझ पाओगे। बिजनेस और ओनर दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों को यहां पे सेम नहीं माना जा रहा है। अगर एक ओनर यहां पे बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो उसकी यहां पे लायबिलिटी होगी। एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो बिजनेस बुक्स में होंगे, और ओनर के जो खुद के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उसके पर्सनल बुक में होंगे।
हम दोनों को यहाँ पे साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग दिखाएंगे। पहला एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर यहाँ पे आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार वैसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसे कि हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक मोबाइल फोन परचेज हो रहा है, अगर पैसे देकर ही, जाहिर सी बात है पैसे देकर ही हम परचेज करेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, हम यहाँ पे मनी के थ्रू किसी भी चीज की एक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और उस वैल्यू को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना काफी आसान हो जाता है। तो जो पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम वाला कंसेप्ट, उसी को रिप्लेस किया था मनी। तो अगर हम किसी चीज को बार्टर के सेंस में रिकॉर्ड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज कंपल्शन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन आएंगे जो कि मनी के टर्म्स में हो। नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि इसे हम लोग डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह लो अगर तुम्हें इसे समझना है तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तुमने सुना होगा कि हमारा जो बिजनेस होता है वो इनडेफिनेट लाइफ के लिए होता है। ठीक है, फॉर अ बिजनेस एंटिटी इट कॉज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये चीज हमें मानते हुए चलना है कि हमारे बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइफ डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। अंडर द अक्रूवल कंसेप्ट द एफर्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस से मतलब है जो ट्रांजैक्शन जब हुआ उसी के अनुसार हमें रिकॉर्ड करना है। मतलब व्हेन दे अकर एंड नॉट एज अ कैश और अ कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड्स टू विच दे रिलेट। जिस पीरियड से अगर आज परचेज हुआ है तो आज के अकॉर्डिंग ही हम इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। Financial statements prepared on the accrual basis informs users not only of a past event involving the payment and receipt of cash but also the obligation कि आपको क्या करना है, कैश पे करना है फ्यूचर में। क्योंकि मान लो अगर कोई गुड्स हमने आज परचेज किया उधारी पे, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और ये जो रिकॉर्ड होगा ये हमें बताता रहेगा कि हमारी लायबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशन बनती है कि हम इस कैश को स्पेसिफाइड डेट पे पे करें। तो एक्रूअल कंसेप्ट इतना कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जब हुआ है उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। मैचिंग कंसेप्ट कहता है हमें यहाँ पे कि जितने भी एक्सपेंस है उसको हम लोग मैच करेंगे अपने रेवेन्यू से। इस साल में मतलब जिस पीरियड में जितने भी एक्सपेंस हुए हैं हमारे और जितने भी रेवेन्यूज हुए हैं उनको हमें मैच करना है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न द रेवेन्यू शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर हमने 1 लाख कमाया है तो उस 1 लाख को कमाने में हमारे जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे हम उसको भी वहां पे रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। सिर्फ वहां पे हम सिर्फ रेवेन्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, हम अपने एक्सपेंस को भी वहां पे दिखाते हुए चलेंगे। यही कंसेप्ट कहता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट होता है वो एक्रूअल कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस होगा वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे एक पीरियड मानकर चलना है, जो भी हमारा जो ऑपरेशन रहेगा बिजनेस का वो फोरसीएबल फ्यूचर पीरियड के लिए होगा। इस एजम्पशन को लेते हुए हर एक एंटरप्राइज को चलना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट यहाँ पे हमें बताता है कि जो भी एसेट की वैल्यू होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अगर कोई एसेट परचेज किया है 80,000 में, तो जो उसकी वैल्यू होगी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी वो 80,000 ही होगी। बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर जिसे हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, मतलब जिस लागत पे हमने उसे एक्वायर करा है। Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. इसे इसलिए किया जाता है कि हम एक्चुअल में क्या उस एसेट की वैल्यू थी वो पता कर पाए इन फ्यूचर जब हम उसे रीसेल करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये क्लोजली हमारे कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। When asset is recorded at its historical cost of rupees 5 lakh and even if its current cost is rupees 15 lakh, such changes is not counted unless there is certainty that such changes will materialize. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो तुम चेंज देख रहे हो कि हमने 5 लाख का एसेट खरीदा था, अब उस एसेट की वैल्यू 15 लाख हो चुकी है, हम इस चेंजेस को काउंट नहीं करेंगे। तब तक काउंट नहीं करेंगे जब तक ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ना क्रिएट करे। मतलब इसके चेंजेस से कुछ हमारे लिए वो मटेरियल इंफॉर्मेशन ना निकल कर आए, हमें मटेरियलाइज वैल्यू ना मिले, तब तक हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और इसके बाद और भी कंसेप्ट देख सकते हो, जैसे डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर डबल एंट्री बुक कीपिंग का हमें 2 एस्पेक्ट देखने को मिलता है।
एक तुम देखोगे कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, या फिर एसेट साइमल्टेनियसली, एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एसेट डिक्रीज कर रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों केसेस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्का का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री और या फिर बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद तुम देखोगे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? आपको एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो अकाउंटेंट को ये चीज मानकर चलना पड़ता है कि आपको इनकम एंटिसिपेट नहीं करनी है, आपको ये एंटिसिपेट नहीं करना है कि आपके कितने फ्यूचर में प्रॉफिट रहेंगे, या फिर ये चीज आपको नहीं दिखानी है। आपको हर एक पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। When there are many alternative values of an assets, an accountant should choose the method which leads to lesser value. Later on shall be that golden rule of the current asset valuation, cost or market price, whichever is lower originated from this concept. मतलब यहाँ पे कहने का है कि अकाउंटेंट को इनकम एंटिसिपेट ना करके लॉसेस को एंटिसिपेट करना है कि अगर हम ये अल्टरनेटिव चूज करते हैं एसेट के वैल्यूएशन को तो हमारा इतना लॉस हो सकता है। ये नहीं देखेंगे कि हमारी प्रॉफिट कितनी होगी, हम ये देखेंगे कि हमारे लॉस कितने बन रहे हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ऐसा कहता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी है, या फिर अगर आपको एक अकाउंटिंग मेथड ही चूज कर रहे हो, आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ यूज करो, आने वाले साल में भी आप यूज करो, या फिर एक एक्सेप्टेबल पीरियड तक यूज करो। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, है ना, और भी मेथड्स होते हैं। तो अगर मैं SLM यूज कर रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूस SLM ही यूज करना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि अभी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूं और कुछ टाइम बाद WDV यूज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कहता है कि वैसे कंसेप्ट्स या वैसे ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे लिए मटीरियल है, वैसे इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हमें यहाँ पे ध्यान में लेके चलना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द मटीरियलिटी प्रिंसिपल्स, ऑल द आइटम जिसके इफेक्ट जो है वो अच्छे हैं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट हैं ऑन द बिजनेस और एंटरप्राइज, शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपके जो P&L बनेंगे और बैलेंस शीट बनेंगे उसमें आपको डिस्क्लोज करना होगा। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम which will only increase the work of accountant but will not be relevant to the user should not to be disclosed। मतलब जो सिर्फ आपका काम बढ़ाएगा, वैसे ट्रांजैक्शन जो कि सिर्फ आपके काम बढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि आप उसे रिकॉर्ड करो, आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो। वैसे सजेस्ट तो यही किया था कि स्किप करो, मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशंस को ही आप रिकॉर्ड करते हुए चलो। तो ये जितने भी तुमने कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस पढ़े, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट तुम अपने सामने देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कैसे अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, तीन टाइप्स के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। पहला आता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में अगर जाओगे तो इम्पर्सनल तुम्हें देखने को मिलेगा, और इम्पर्सनल के अंदर दो बाइफर्केशन है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो कि जीते जागते व्यक्ति से रिलेट करता हो, इसमें टेंजिबल भी आ सकता है और इनटेंजिबल भी आ सकता है, और नॉमिनल जो कि खर्चे और इनकम से रिलेट करता हो, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, दीज अकाउंट शोज द ट्रांजैक्शंस विद द कस्टमर्स, सप्लायर्स, मनी लेंडर्स, बैंक्स एंड द ओनर। पर्सनल अकाउंट के अंदर तुम्हें अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि पहला आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जो वैसी पर्सन जो कि गॉड के क्रिएशन हो, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, शिवम का अकाउंट, तो ये क्या है, नेचुरल गॉड क्रिएशन है, जीता जागता व्यक्ति। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल कौन होता है, कंपनी हो गई तुम्हारी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ओपन करती हैं, ठीक है, कोई क्लब का अकाउंट ओपन होता है, तो ये आर्टिफिशियल अकाउंट है। कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और रिप्रेजेंटेटिव जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलना है, उसका अकाउंट प्रिपेयर्ड है, अभी सैलरी मिला नहीं तो उसके लिए अकाउंट खोला जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या फिर रेंट अकाउंट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद देखोगे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो कि चीजें टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, जैसे कि तुम देख सकते हो टेंजिबल हो गया हमारा,
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब का अगर अकाउंट ओपन हो रहा है। और इनटेंजिबल में तुम गुडविल का अकाउंट, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट की अगर बात की जाए तो नॉमिनल अकाउंट हमारे वैसे हो गए जो कि खर्चों से और गेन से, मतलब फायदे नुकसान से रिलेट करता हो, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशंस तुमने भरे, ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन सब पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं क्लास 11th में भी, और मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद अगर तुम देखोगे डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम की अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, लुकास पेसियोली बोल लो या फिर पेकियोली बोल लो, और उनके एक क्लोज फ्रेंड थे लियोनार्डो विंसी, जिन्होंने एक बुक लिखा था, उसी में उन्होंने डबल एंट्री की जिक्र की थी, written by an Italian mathematician. The book was entitled as Summa di Arithmetica, और बड़ा लंबा नाम है, यहाँ पे देख सकते हो। was first published in Venice in 1494. हिस्ट्री चाहो तो याद कर रख लो, लेकिन फादर ऑफ अकाउंटिंग तुम जानते हो, इन्हीं को हम बोलते हैं। The double entry system of an accounting or bookkeeping is based on the fact that each business transaction essentially brings two financial changes in a business. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक कॉइन में दो साइड होते हैं हमारे, हेड एंड टेल, वैसे ही हर एक बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो फाइनेंशियल इफेक्ट तुम्हें दिखाएंगे। अब इसको हम लोग नाम देते हैं, एक पहलू को डेबिट और दूसरे पहलू को नाम देते हैं क्रेडिट। और इसी के लिए एक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लाया है, जिसे कि हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल की भी बात हम करते हैं यहाँ पे। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। एक डेबिट एंट्री होगा, दूसरा क्रेडिट एंट्री होगा। अब लेफ्ट साइड वाले अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, वही हमारा जो राइट साइड होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट अकाउंट। तुमने जर्नल वगैरह प्रिपेयर किया होगा, ये सब याद होगा तुम्हें बचपन में। एंड एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंट्री, और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब तुम देखो एक्सप्लेनेशन। जैसे सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट की, तो इसका रूल क्या बनता है? इसका रूल बनता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, नेचुरल पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। तो पर्सन जैसे नेचुरल, हम नेचुरल पर्सन की अगर बात करें तो मान लो शिवम का अकाउंट है यहाँ पे, तो शिवम के अकाउंट में जो भी चीजें आएंगी, अगर कोई पैसा उसे भेज रहा है, मान लो यहाँ पे रिसीवर कौन है, शिवम, ठीक है, और गिवर कौन है यहाँ पे, रोहन है। तो शिवम को यहाँ पे डेबिट करेंगे और रोहन को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे गिवर कौन है, क्रेडिट है। ये बेसिक मैं तुम्हें एग्जांपल से बता रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज डेबिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स समथिंग। जिसको जो चीज मिल रहा है उसको डेबिट हमें करना है, और जो व्यक्ति दे रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे एक गुड्स परचेज करा है राम से क्रेडिट पे, क्रेडिट वर्ड आ गया मतलब उधारी पे हमने परचेज किया है, तो दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से, गुड्स। और गुड्स जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंटिंग में, गुड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परचेज। तुम याद होगा, तुमने क्लास 11th में जर्नल एंट्री सीखा होगा, कहीं पे भी तुम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते थे, तुम वहां पे परचेज अकाउंट लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक राम का अकाउंट ओपन होगा। अब राम का अकाउंट क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे बेचा जा रहा है। अगर गुड्स यहाँ पे उधारी पे हम नहीं बेचते तो यहाँ पे कैश वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ये सी बेसिक सी चीज है, हमने सब पढ़ रखा है। द लेटर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, सिंस यहाँ पे राम जो है गिवर है ट्रांजेक्शन में, तो उसके अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। सिमिलरली इफ कैश इज पेड टू राम, तो राम के अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे अभी गुड्स यहाँ पे उधारी पे लिया गया है, तो फिलहाल परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और राम क्रेडिट हो रहा है। अगर जब हम पैसे पेमेंट करेंगे, उस गुड्स के पैसे को पे करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग राम को डेबिट साइड पे रखेंगे और जो हमारा कैश अकाउंट होगा उसको क्रेडिट साइड पे रखेंगे। तो ये बेसिक सी चीज है। यहाँ पे मैं एंट्री पास करके अगर तुम्हें दिखाऊं, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले एंट्री पास हो जाएगा हमारा यहाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। यहाँ पे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया राम से, तो हमें क्या मिला, गुड्स मिला। अब अगर हमें पेमेंट करना है, किसे, राम को पेमेंट करना है, तो राम को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे हमारे एंट्रीज बनते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस पढ़ लो, यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूं मैं। रियल अकाउंट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
नेक्स्ट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने क्या देखा था, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल्स दोनों आते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारी चीजें अलग अलग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, अलग अलग चीजें बनती हैं। तो ये अकाउंट का गोल्डन रूल है कि डेबिट द अकाउंट ऑफ द थिंग्स विच कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट्स इन विच द थिंग इज गोज आउट। मतलब जो चीजें आ रही हैं उसको डेबिट करो, जो चीजें जा रही हैं उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अगर आपने कैश पे परचेज किया है तो फर्नीचर आ रही है, कैश जा रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड वाइल कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो ऐसे बनती हैं एंट्रीज। नेक्स्ट अगर तुम देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी एक्सपेंस आपके हो रहे हैं सबको कर दो डेबिट, खर्चों को करो डेबिट, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको कर दो क्रेडिट। तो ये चीजें यहां पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बिजनेस है वो अपने इंप्लॉयज को सैलरी पे कर रही है, तो उस बिजनेस का एक्सपेंस होगा सैलरी, और इनकम अगर कोई हो रहा है तो उसके क्रेडिट में आ जाएंगे वो चीजें। तो सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड। सिमिलरली अगर बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट को हम लोग करते हैं क्रेडिट। अब इसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग साइकिल। अब देखो इस पे भी तुम्हारे क्वेश्चंस बने हैं 2024 में कि अकाउंटिंग साइकिल वो पूछ लिया गया था कि बेसिक क्या प्रोसीजर होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही आता है, रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री। हमने जर्नल बना लिया। अब जर्नल के बाद जितने भी हमारे होंगे सेम नेचर के अलग अलग लेजर अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसकी जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री होती है वो पास करते हैं। फिर ये होने के बाद हमारा एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद रिवर्सिंग एंट्रीज हम लोग तैयार करते हैं। फिर हम लोग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, और फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है हमारा। इसको एक बार देख के चलना। अब यहाँ पे तुम देखोगे जर्नल है, उसके बाद जर्नल हमने देखने के बाद लेजर देखेंगे, उसके बाद सब्सिडरी बुक देखेंगे। ये सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, कवर करना है। सेल्स बुक, फिर कैश बुक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कहोगे कि पढ़ाया नहीं गया था इसलिए हमने वहां पे अटेम्प्ट नहीं किया। और अकाउंटिंग में ये चीज देखी गई है कि कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि तो तुम्हारे जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसे हम लोग वही पूछा जाएगा। ये सब होने के बाद मैं जल्दी जल्दी कवर अप करूंगा। टाइप्स ऑफ एरर वगैरह हम लोग देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, तो एक लेक्चर और दूंगा अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन पे, तो 2 लेक्चर तुम्हारे अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन पे इन टोटल तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये जैसे ही तुम कवर अप कर लेते हो इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उस पर भी 1 आध 2 लेक्चर आएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे पार्टनरशिप की ओर बढ़ेंगे हम, और ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो इस सीक्वेंस में बने रहना, क्वेश्चंस इस पे देता रहूंगा। अभी तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल चीजें पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग वीडियोस में क्वेश्चंस को भी कवर अप कर रहे होंगे। तो आज जो भी चीजें मैंने पढ़ाया तुम्हें उसका एक तुम रिवीजन नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिख लेना, जैसे इस गोल्डन रूल क्या है। ठीक है, छोटे छोटे चीजें जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह जो भी हैं उन सबको लिखते हुए अपने नोटबुक में चलना। ठीक है, तो एंड करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।